जो लोग कह रहे हैं मोदी जी तो रघुवंश सिंह का नाम ठीक से नहीं लिया, रघुवर दास बोल रहे थे। उनके पार्टी के रघुवर हैं कोई, उनके बारे में बोल रहे थे, रघुवंश जी के बारे में तो बोल भी नहीं रहे थे। इसी रघुवंश बाबू के लिए विजेंद्र यादव और ललन जी ने अधिकृत रूप से कहा पागल और सन की हैं। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस बीच खास तौर से डॉक्टर रघुवंश प्रसाद के इंतकाल के बाद या उससे पहले जो खास तौर से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसको लेकर के जो सियासत है, उनके लड़के को एमएलसी बनाने की एक बातचीत जो मीडिया के अलग अलग तरीके से आई भी, तो उस पूरे मसले पर इस जो है बातचीत करेंगे हम राष्ट्रीय जनता दल के नेता और रामगढ़ से प्रत्याशी होने जा रहे सुधाकर सिंह से। वो इस बीच गए भी, उनके आवास तक भी पहुँचे, उनके लड़के से भी बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई। जाहिर तौर पर उनको लेकर के एक बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, राष्ट्रीय जनता दल के धड़े की ओर से भी कन्फ्यूज़न है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं रहे हैं लोग। आप गए थे कल, और जाहिर तौर पर जो जिस तरीके की राजनीति होती है, चेंज ऑफ जनरेशन भी है, चेंज ऑफ गार्ड भी है, मगर उनके इंतकाल के बाद या जिस तरीके से राजनीतिक हल्के में वो सारी चिट्ठियां चलीं, उनके लड़के के एमएलसी बनने की बात एक आई, उसमें कितना कुछ है? आप गए घर पर तो क्या कुछ बातचीत हुई? जो मेरी जानकारी में है कि रघुवंश बाबू ने ऐसा कोई चिट्ठी नहीं लिखा जिससे कि यह जाहिर हो कि वह पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। इस्तीफा जैसा तो शब्द कहीं उपयोग उन्होंने किया ही नहीं है। पार्टी के साथ उनका लगातार संवाद रहा है, पार्टी के भीतर भी वो लंबे समय से जब से पार्टी में हैं, तो डिफरेंट वॉइस जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी में कि विद इन द पार्टी होना चाहिए, जो उनका रहा है। या पार्टी को कभी भी संकट में आए तो मजबूती के साथ खड़ा हुए, और कभी पार्टी के इशूज़ पर कहीं डिफरेंसेज हुए तो उसको उन्होंने प्रमुखता से उभारा है। वो कभी ये पहली बार नहीं हुआ है, सैकड़ों बार हुआ है, और पार्टी बहुत गंभीरता से उनकी बात को हमेशा लेती रही है। कभी इस सवाल को लेके कि कभी खारिज नहीं किया है रघुवंश बाबू के बातों को, और हमेशा पार्टी के निर्णय के साथ रहते थे। एक बार जब कोर कमेटी पार्टी का तय कर देता था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकृत बयान आ जाता था कि यही है, तो फिर रघुवंश बाबू उसके साथ वो खड़ा हो जाते थे। कभी उन्होंने अलग मत फिर नहीं व्यक्त किया। लालू प्रसाद और रघुवंश प्रसाद की जो आत्मीयता है वो जग जाहिर है, मगर जैसे चेंज ऑफ जनरेशन कह रहे हैं, चेंज ऑफ गार्ड कह रहे हैं, उनके लड़के की ओर से, लालू प्रसाद के लड़के की ओर से जिस तरीके से बयान आया, खासतौर से एक लोटा पानी समंदर में, क्या इस तरीके के बयानों की अपेक्षा की जा सकती है वैसे राजनेताओं के लिए जो आजीवन किसी धारा के साथ रहे हों? मैं दो बात इस पर साफ कहना चाहता हूँ कि तेज प्रताप के जो बयान थे, उस बयान का आधा हिस्सा दिखाया मीडिया ने और आधा हिस्सा गायब कर दिया। वो एक जुड़वा सवाल था कि पार्टी से कई विधायक पार्टी से बाहर जा रहे हैं, उसमें चंद्रिका राय जी का भी नाम पत्रकार महोदय ने लिया था, और दूसरा जुड़वा सवाल में ही था कि रघुवंश बाबू जैसे भी दिग्गज लोग नाराज़ हैं। तो फर्स्ट पार्ट का उनका जवाब था तेज प्रताप जी का कि कई विधायक का आना और जाना पार्टी से यह समुद्र में एक लोटे पानी के बराबर है, आता जाता रहता है। लेकिन उसी जुड़वा सवाल का अगला जो जवाब तेज प्रताप ने जो दिया था, जिसको मीडिया ने, जिस पोर्टल ने चलाया, उस पोर्टल ने उस जवाब को गायब कर दिया। अभी भी मैं कह रहा हूँ पोर्टल वाले को कि पूरा इंटरव्यू दिखा दे हमको। उन्होंने कहा था कि रघुवंश बाबू बहुत सीनियर आदमी है और उनको हम लोग मना लेंगे, उनकी बातों को पार्टी सुनेगी। लेकिन वो जो जवाब का दूसरा हिस्सा था उसको एडिट करके लोगों ने गायब कर दिया, और पूरे जवाब को जुड़वा सवाल जो था उसमें केवल एक सवाल का जवाब को दिखाया गया, दूसरा जो जवाब था उसको तेज प्रताप का जवाब नहीं दिखाया गया। जब आप शाहपुर गए कल, तो क्या बातचीत हुई वहाँ उनके घर परिवार के लोगों से? हम भी गए थे वहाँ, हम भी बातचीत कर रहे थे। जाहिर तौर पर ये जो छोटी ही चिट्ठी, मगर इस चिट्ठी को लेकर के जाहिर तौर पर हमारा एक अनमनापन था, गुस्सा भी था, क्षोभ भी था लोगों में। तो आपकी क्या घर परिवार के लोगों से बातचीत हुई? मैं जो कल गया, उनके छोटे लड़के शशि शेखर जी से मेरी मुलाकात हुई। वह लंबे समय से टीसीएस में बाहर विदेश में रहते हैं, हांगकांग में रहते हैं। उनकी जानकारी में सब बातें नहीं थी, जो उनको थोड़ी बहुत जानकारी भी थी तो मीडिया के माध्यम से ही जानकारी थी। और मैं गांव में गया था तो और भी लोग थे, लेकिन कोई इस तरह का बात उभर के नहीं आया। बातचीत के दौरान भी कई बातें भी हुई, जिसमें प्रमुख रूप से बातें हुई कि उनकी जो यादें हैं
जो उनके भाषण है पार्लियामेंट के भीतर, जो काम है उनका, केवल मनरेगा एक अचीवमेंट नहीं था रघुवंश बाबू का, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे, बैकवर्ड स्टेट थे, उसके लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना उन्होंने एक कानून बनवाया था। विपक्ष में रहते हुए बड़ी लंबा संघर्ष है। असल वो काम का भी जिक्र लोग नहीं करते। पीएम वारवाई जो सड़क है उसका जिक्र है, मनरेगा का, लेकिन जो इससे भी बड़ा काम था उनका रघुवंश बाबू का, उस पर विस्तार से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बात को हम लोग किताबों के रूप में और पार्लियामेंट की जो संसदीय राजनीति है उसके रूप में संकलन करना है। चर्चा और तबीयत भी उनका, मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्वस्थ है, और यह भारत सरकार कहिए या बिहार सरकार कहिए, दोनों की जो स्वास्थ्य जो सिस्टम था फेलियर था कि एक स्वस्थ आदमी को भी मौत की तरफ बढ़ गए। अदरवाइज हम लोग की समझ में ये है, जो बातचीत से लगा कि एकदम स्वस्थ थे, 10 तक उनके हिसाब से स्वस्थ थे, बातचीत कर रहे थे लोगों से, कोई अनमनस्कता नहीं थी। लेकिन अब उनके शशि शेखर जी के बयान के हिसाब से कि गुलेरिया जी जो डॉक्टर, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, जो सीधे उनके सुपरविजन में इनका इलाज चल रहा था, उन्होंने कहा था कि डिस्चार्ज ले लीजिए 10 तारीख को। अचानक से 6 घंटे 8 घंटे में परिस्थितियाँ बदली हैं कि वो बीमार होते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री भी जब एक तरीके से अपना भाषण इस बीच उन्होंने दिया और जनता से जिस तरीके से रूबरू हुए, उसमें भी रघुवंश प्रसाद का जिक्र किया कि उनके दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थीं इसको लेकर के। जाहिर तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व, और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है इस बात को तो खारिज नहीं किया जा सकता है जब वो कह रहे हैं कि पार्टी के पोस्टर्स पर पहले जहाँ 5 महापुरुषों को होना था, होते थे, अब एक ही परिवार के लोग, ये परिवारवाद का आरोप जो है उसको लेकर के तो आप लोग डिनायल के मोड में नहीं है ना? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता अपने हिसाब से बैनर बनवा लेते हैं कि किसका फ़ोटो डालते हैं, किसका फ़ोटो नहीं डालते हैं। पार्टी कार्यकर्ता अपने पैसे खर्च करके लगाते हैं बैनरों में। पार्टी के तरफ से अधिकृत जो पोस्टर जाता है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पार्टी की तरफ से फंड कम होते हैं तो पार्टी की तरफ से पोस्टर बैनर बनते भी कम हैं। आम कार्यकर्ता किस हिसाब से वो किसको फोटो डाल ले ना डाल ले, एक अलग सवाल है। पार्टी की तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे जो महापुरुष हैं, आप पार्टी कार्यालय में चले जाइए, उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, और हम पार्टी की तरफ से जब पोस्टर जारी करते हैं तो उनके फ़ोटोज़ रहते हैं। यह आरोप में कोई उनका, रघुवंश बाबू का कभी इस पर डायरेक्टली पार्टी की तरफ से कभी बयान तो नहीं था हमारे हिसाब से, कभी उन्होंने इस बात, सामंतवाद, परिवारवाद, जातिवाद, इन सारी चीज़ों का तो जिक्र किया चला चली के वेला में, अगर वो चिट्ठी लिख करके गए तो। उस चिट्ठी में जो मैंने पढ़ा है तो उनका केवल 2 सेंटेंस है। 2 सेंटेंस में जो तमाम बातें हैं वो तो दोनों सेंटेंस पे बातें तो हैं नहीं कि हम तो ये कर्पूरी ठाकुर जी के बाद मैं आपको नेता माना 32 सालों से, और मैं आपके पीछे खड़ा रहा। इतनी बात पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है जो वो बीमारी के हालत में थे, अंतिम समय वक्त था उनका, बीमार थे। स्वाभाविक है कि आदमी के मन मस्तिष्क पे बहुत असर होता है, या उनको पता भी चल गया था कि शायद मेरा अंतिम समय है मेरा। वो उसके अंदाजे से कहा कि अब नहीं, मैंने आगे मैं पार्टी के साथ या पार्टी के लिए काम नहीं कर पाऊँगा। इतना ही बात उन्होंने बोला। इस्तीफा जैसा शब्द तो उन्होंने बोला ही नहीं, और कहीं जाने का तो सवाल भी नहीं है, कहीं जाने का सवाल नहीं है। यह तो कभी सपने में भी रघुवंश बाबू नहीं सोच सकते। और जो लोग कह रहे हैं मोदी जी तो रघुवंश सिंह का नाम ठीक से नहीं लिया, रघुवर दास बोल रहे थे। उनके पार्टी के रघुवर हैं कोई, उनके बारे में बोल रहे थे, रघुवंश जी के बारे में तो बोल भी नहीं रहे थे। दूसरी बात, वो देश के जो प्रधानमंत्री जी, जिनके पार्टी में ऑलरेडी आडवाणी जी, जोशी जी जैसे दर्जनों नेता हाशिए पर जाए गए, आज वो स्वस्थ होते हुए भी उनसे कोई काम नहीं लिया जाता पार्टी में। रघुवंश बाबू तो पार्टी के वरिष्ठतम उपाध्यक्ष अंतिम जीवन काल के अंतिम तक रहे, और पार्टी के निर्णय सिस्टम में उनका निर्णय लेते रहे, चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे। अवसर आता आगे हमारे बीच में रहते तो आगे भी चुनाव लड़ते। सुशील मोदी का बयान, या जो जिस तरीके से मीडिया में वो जिक्र कर रहे हैं कि उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, उनकी जो अंतिम इच्छाएं हैं पूरी करके, उस बात का आप लोगों तक पहुंचा है? मैं तो यही जानता हूं कि रघुवंश बाबू का जब मृत्यु हुआ और पटना एयरपोर्ट पे उनका शव आया,
तो भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के कोई भी टॉप लीडर्स ने कोई नोटिस नहीं लिया। उनके अंतिम संस्कार में दोनों पार्टी के लोगों ने कोई नोटिस नहीं लिया। यहाँ तक कि अपने पार्टी कार्यालयों को भी बंद नहीं किया। अगर रघुवंश बाबू के प्रति श्रद्धा थी तो उन लोगों ने कैसा कोई भी प्रदर्शित नहीं किया। एक चीज़ है कि मैं मानता हूं शुरू से कि बीजेपी और जेडीयू के पास कोई लिगेसी नहीं है, उनके पास कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं है। वो हमेशा दूसरी पार्टियों के नेताओं को हायर करते हैं, उनकी मृत्यु के उपरांत। जीते जी गाली देते हैं, मृत्यु के उपरांत तो हायर करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा आदमी है। जिनको इसी रघुवंश बाबू के लिए विजेंद्र यादव और ललन जी ने अधिकृत रूप से कहा पागल और सनकी हैं। जब हमारा डिवीजन हो रहा था गठबंधन का, जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल दो दिशा में जा रहे थे, तो बाकायदा इनको पागल और सनकी कहा था लोगों ने। और जिन सवालों पे मनरेगा के सवाल पे सरकार को चिट्ठी लिखने की बात आ रही है, ये पहला उनका चिट्ठी नहीं है। ये 20 बार देश के प्रधानमंत्री को लिखा, 20 बार देश के राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा, और लोग हमेशा कहते थे कि पागल हैं, सठियाए हुए लोग हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के भीतर जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो दूसरी बैठक में उन्होंने संसद के बैठक में कहा कि मनरेगा विफलताओं का स्मारक है। कांग्रेस के पूरे उपलब्धियों में यह विफलताओं का स्मारक है। प्रधानमंत्री जी का बयान है पार्लियामेंट के भीतर, मैं निकाल के आपको दे दूंगा जी। ये कोई, और उन्होंने रिकॉर्ड में है। और जिस योजनाओं को गाली दे रहे हैं, जिस रघुवंश बाबू की जो सबसे बड़ी उपलब्धि देश में मानी जाती है, उसको गाली दे रहे थे। बकायदा कहा है कि गड्ढा इधर खोदो, मिट्टी उधर डालो, बकायदा छाती ठोक के उन्होंने बोला था। किस रघुवंशी की वो बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी? रघुवंश बाबू की मगर लिगेसी जो भी थी उसकी स्नैचिंग हुई कि नहीं हुई? क्योंकि जाहिर तौर पर इसको लेकर के हम पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं से भी बातचीत हुई। उनकी भी एक इच्छा थी कि उनका जो है शव, उनका पार्थिव शरीर जाता पार्टी कार्यालय तक। ये पूरा प्रकरण अगर वो पार्टी कार्यालय तक नहीं जाओ, जाहिर तौर पर उस सारी चीज़ों पर आप लोगों को भी नजर रही होगी। इससे आप लोगों को निराशा हुई, पार्टी कार्यकर्ताओं को तो हुई। देखिए, हम लोग राजनीतिक तौर पे रघुवंश बाबू हम लोग के बड़ी विरासत थे। अब उनके जो लड़के हैं उस विरासत को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो इसमें पार्टी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह बहुत ही व्यक्तिगत, निहायत व्यक्तिगत मामला था। पार्टी तो चाहती थी कि हम उनका पार्टी कार्यालय में हम आएँ, पार्टी के पूरे बिहार के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने के लिए आए भी। हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता हम लोग आए, और अगर वो पार्टी कार्यालय का उनका रूटीन होता तो शायद इतिहास का सबसे बड़ा भीड़ होता हमारे पार्टी कार्यालय पर। और ये मैं बता दूं कि हमारी पार्टी की तरफ से आज तक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि पार्टी ने दिया है, वो पंचायत स्तर तक हमारे कार्यक्रम श्रद्धांजलियों का रहा है पार्टी की तरफ। अब उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके बेटे हैं, 2 बेटे हैं, जिनसे एक मेरी बात हुई जो बाहर रहते हैं, जो और दूसरे जो बड़े हैं उनसे मेरी मुलाकात नहीं। वो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उस विरासत को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, वो अलग बात है। मैं ये जानता हूँ कि रघुवंश बाबू मरते दम तक राष्ट्रीय जनता दल थे, हैं, रहेंगे, और विरासत हमारे साथ रहेगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा और जेडीयू के लोग हमेशा दूसरे की विरासत को हड़पने का काम करते रहे हैं। वो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। तो ये हमने खास तौर से एक छोटी बातचीत करने की कोशिश की। जाहिर तौर पर जो चुनावी हमारी गाड़ी निकलेगी तो हम चुनावी आपसे बातचीत, अलग अलग जगहों पर इंटरव्यूज़ दिखाएंगे। द बिहार मेल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण स्नेहा के साथ, बहुत धन्यवाद।